आगे देखिए कि ई और ई का किस तरह से मेल होता है। एक शब्द है कपीश। आपने इसका नाम आप हमेशा जब बोलते होंगे वो हनुमान चालीसा में आप पढ़ते होंगे ना, जय कपीस तिहूँ लोक बखाना, तो वो दरअसल शब्द क्या है, कपीश है। तो कपीश कैसे बना देखिए आप। हनुमान जी क्या थे, वानर जाति से थे, और वानर को क्या बोलते हैं, कपी। छोटी पी है भाई, ये ध्यान देना इस बात की तरफ। कपी है और उनके वो स्वामी हैं, मालिक हैं, तो वो होता है ईश। ईश्वर को हम ईश कहते हैं, मालिक को हम ईश बोलते हैं। ईश छोटी ई नहीं बड़ी। अब आप देखिए इसमें कपी में तो क्या है, अंतिम ध्वनि छोटी ई, और ईश में क्या है, पहली ध्वनि बड़ी ई। और इन दोनों के मेल से वही फिर ए और आ वाली बात आती है। दोनों सेम स्वर हैं तो इनका दीर्घ बनेगा, ये बन गया बड़ी ई। और बड़ी ई बनते ही हमारे पास शब्द क्या बना, कपीश। पै में हम बड़ी ई मात्रा लगाएंगे तो कभी भी कपिश नहीं होता। कपिश एक अलग शब्द है, वो वर्ण के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे मटमैला भूरा रंग होता है उसको हम कपिश वर्ण बोलते हैं, कपिश वर्णी। और बंदरों का रंग भूरा ही होता है, आपको पता है। तो कहीं न कहीं से ये चीज़ वहीं से आई है। तो क्योंकि हनुमान जी वानरों के एक तरह से स्वामी थे, बड़े थे उनके, तो इसलिए उनको कपीश कहा जाता है। कपिश वर्णी कपीश, जैसे मैं बोलूँ तो भूरे मटमैले रंग वाले हनुमान जी। तो सब बंदरों का रंग एक जैसा होता है, भूरे होते हैं, इसलिए उनका हम कपिश बोलते हैं। तो रंग के लिए कपिश ठीक है, वहाँ पर संधि नहीं है, वो मूल शब्द है। लेकिन यहाँ कपीश जब हम बोलेंगे तो कपि और ईश, कपि मीन्स बंदर, वानर, तो इस तरह से ये बनता है। एक बात और आपको ध्यान देनी है, चलिए उसको तो छोड़िए अभी। अब आगे देखिए, ऐसा ही एक शब्द है गिरीश। आप हमेशा गिरीश बोलते हो, लिखते समय आप क्या करते हैं, गिरीश बोलते हैं, जबकि इसमें शब्द क्या है, एक तो गिरी है, गिरी मीन्स पर्वत, पर्वत गिरी, और उसमें फिर ईश है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, गिरीश। ऐसे नीतीश देखिए आप, नीतीश में तो आप बहुत ही गलतियां करते हैं। नीतीश लिखते हो आप, हमेशा बोलने में जैसा उच्चारण करते हैं ना वैसा ही लिखते हो, तो नीतीश बोलते हो, जबकि नीतीश नहीं है, ये कपीश की तरह क्या है, नीतीश है ये। और इसमें शब्द क्या देखिए, नीति, नीति में ती छोटी है और फिर ईश है, ये एक जैसे चल रहे हैं शब्द देखिए आप। तो नीति प्लस ईश, तो छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या बन गया, दीर्घ बन गया। ऐसे ही आता है रवीश, रवि प्लस ईश। और ऐसे ही एक शब्द है रविंद्र, इसको आप हमेशा गलत करते हो, आप हमेशा क्या बोलते हो, रविंद्र, तो छोटी ई मात्रा लगाते हो आप, तो रविंद्र नहीं होता ये। हाँ, शब्द इसमें जरूर छोटे वाला है, रवि, रवि छोटा होता है, और इंद्र भी छोटा ही है, इंद्र में भी ई छोटी है। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो दीर्घ बन जाएगा, तो क्या होगा, रविंद्र। तो कभी भी आप शब्दों में शुद्ध अशुद्ध का जब ध्यान रखेंगे तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि संधि के कारण जो शब्द बने हैं वो एक अलग ध्वनि बनती है, और वो है दीर्घ, रविंद्र शब्द हो जाएगा ये। इसी प्रकार एक शब्द है हिंदीतर। हिंदीतर में जरा देखिए, हिंदी का तो आपको पता लग गया होगा कि भाई हिंदी शब्द एक तो है ही है, हिंदी है, और प्लस अब आप देखिए अगर आप इसमें तर लगाते हैं तो संधि नहीं हुई, जबकि इसमें संधि है। तो ई, तो हिंदी का अंतिम जो ध्वनि है वो है बड़ी ई, तो आगे भी ई होना चाहिए ना, तभी तो हम दीर्घ बनाएंगे इसको। तो वो शब्द होता है इतर। इतर माने होता है भिन्न, इतर माने होता है, देखिए एक शब्द होता है इत्र, वो अलग है, वो एक सुगंधित पदार्थ होता है, और ये है इतर, छोटी ई तय और इतर, इतर मीन्स भिन्न। तो हिंदी से भिन्न उसको हम क्या बोलेंगे, हिंदीतर। तो इस तरह से ये बनता है। आगे देखिए आप, ये तो थे आपके ई और ई के। अब आगे देखिए, लघुर्मी एक शब्द आता है, इसमें अब ऊ और ऊ का हम ले रहे हैं। तो लघुर्मी, तो एक तो शब्द आपको पता लग गया होगा कि लघु तो है ही है, लघु में आता है छोटा ऊ, और दूसरा क्या है वो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि एक शब्द होता है ऊर्मी, बड़ा ऊ, और ये देखिए आप ऊर्मी, ऊर्मी मीन्स तरंग, लहर। तो छोटी लहर को हम क्या बोलते हैं, लघुर्मी बोलते हैं। अब यहां देखिए, यहां से हमने लिया, इसमें तो क्या ध्वनि है ऊ, और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि क्या है, बड़ा ऊ, फिर वही हो गया दीर्घ, तो बड़ा ऊ बनेगा इसमें,
और बड़ा ऊ बनते क्या हो जाएगा, लघूर्मी। इसको हम लघूर्मी नहीं बोलेंगे, लघूर्मी उच्चारण में हमेशा, क्योंकि बड़ी मात्रा का मतलब होता है समय ज्यादा लगना, तो लघूर्मी इस तरह से बोला जाएगा। ये ऐसे आगे देखिए आप, लघुत्तर, देखिए इसमें बड़ा आपको वो आएगा, तो लघु तो है ही है, और उत्तर शब्द है इसमें, उत्तर, छोटा उत्तर, जैसे आपने पढ़े होंगे ना, लघुत्तरात्मक प्रश्न, दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न, है ना, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर वाले, तो यह सब आपने अपने प्रश्न पत्रों में देखे होंगे। तो यहां पर वही है, लघु प्लस उत्तर, दोनों ही छोटे हैं, तो दोनों मिलकर क्या बन गए, दीर्घ बन गए, लघुत्तर। अच्छा, अब इसमें एक बात ध्यान रखने की बात है कि हमारे डिग्री चलती हैं, अंग्रेजी में आपने पढ़े होंगे ना, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, मूल शब्द की। ऐसे ही हिंदी में भी मूल शब्द होता है जो खासकर विशेषण है उनके, फिर उसकी उत्तरावस्था होती है कंपैरेटिव जिसको बोलते हैं, और फिर उत्तमावस्था होती है यानी कि सुपरलेटिव, लास्ट। तो अगर हम लघु में, लघु क्योंकि विशेषण है, अगर हम लघु में क्या लगाएं, डिग्री लगाएं, तो लघु तो मूल शब्द हो गया, और दूसरी डिग्री क्या बनेगी, लघुत्तर, सिर्फ तर लगेगा, और ये लघुत्तर है, छोटा उत्तर, तो ये अंतर समझना। और तीसरी डिग्री क्या बनेगी, लघुतम, सबसे छोटा। ये देखिए इस तरह से विशेषण की डिग्रियां बनती है, लेकिन इसमें जो लघुत्तर है वो इससे भिन्न है। ये लघु उत्तर है, छोटा उत्तर है, और वो क्या है, और छोटा, कंपेरेटिवली और छोटा। तो इस तरह से आप इसका अंतर, सब शब्दों का अंतर समझ सकते हैं। फिर आता है भानुदय, एक शब्द है, तो भानु सूर्य को बोलते हैं, भानु छोटा ऊ आता है, और जब सूर्य उदय होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, भानुदय। तो दोनों छोटे ऊ मिलके क्या बन गया, दीर्घ बन गया, भानुदय। और ऐसे ही वधू उत्सव है, वधू का जब उत्सव मनाया जाता है, घर में आती है या शादी में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वधू उत्सव। तो वधू में बड़ा ऊ होता है और उत्सव बनता है। तो ये देखिए दोनों शब्द आपको पहचान में आ जाएंगे अपने आप जब आप पढ़ोगे। कुछ शब्द हैं जो आपको शायद नहीं ध्यान में आएंगे, तो उनके लिए आप थोड़ा सा नियम बना लेना, तो नियम से पकड़ में आ जाएंगे। एक शब्द तो आपको पता लग ही जाएगा। तो जैसे वधू उत्सव में आपको दोनों का पता लग गया था कि वधू है और उत्सव है, तो वधू का जब उत्सव मनाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वधू उत्सव। तो इसमें भी क्या बन गया, दीर्घ बन गया। तो इस तरह से दीर्घ संधि के ये उदाहरण थे, और कैसे बनते हैं, स्वरों का मेल किस तरह से हुआ, वो आपने इसमें सीखा। और अभ्यास आप पुस्तकों से कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि रटना नहीं होता कभी भी। संधि के कुछ नियम हैं जो संस्कृत की परंपरा से हमारे पास आए हैं, और ज़्यादातर जो संधियाँ हैं वो आपको संस्कृत शब्दों की मिलेंगी, तत्सम शब्दों की मिलेंगी। हिंदी में हमने समास बनाए हैं, वो उनका अलग अध्ययन हम करेंगे ही करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें ज़्यादातर संस्कृत के नियम लगते हैं। एक और बात मैं बता दूं कि हम हिंदी की दृष्टि से ये विचार कर रहे हैं, किसी संस्कृत आचार्य की दृष्टि से नहीं कर रहे। हमें संस्कृत में जो भी नियम हैं, सूत्र बना रखे हैं, उनका हमें कोई ध्यान नहीं रखना है, ना मुझे आवश्यकता है, ना आपको आवश्यकता है। हम सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं, और हिंदी के जो भी नियम संस्कृत की परंपरा से आए हैं वो हम सरल तरीके से आपको बता रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आज का अपना व्याख्यान था। धन्यवाद।